तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे सोशल साइंस सब्जेक्ट रेट का पढ़ रहे हैं और इसमें हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है। जो शुरू की 3 यूनिट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो दोस्तों हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली है। थर्ड यूनिट हम लोग शुरू कर रहे हैं। थर्ड यूनिट में भी 2 चैप्टर सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा। सिलेबस मैंने आपको कई बार दिखा दिया है, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। यूनिट का हर एक टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो भक्ति और सूफी आंदोलन के बाद में दोस्तों दूसरा जो टॉपिक दिया है यूनिट थर्ड में, वो है मुग़ल और राजपूत संबंध, है ना। और इसके बाद दिया है मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल प्रशासन। तो मुग़ल और राजपूतों के संबंध हमें जब ही समझ में आएंगे जब उससे पहले कि हमें पूरा मुग़ल वंश पढ़ा हुआ हो या फिर याद हो, है ना। ऐसे मैं आपको पढ़ाने लग जाऊंगी कि अकबर से महाराणा प्रताप के संबंध किस तरह के थे, उनसे पहले, फिर उनके बाद में जैसे जहांगीर के संबंध, शाहजहाँ के संबंध, ये किस तरह के रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन पहले आया था, कौन सा राजा बाद में आया था, है ना। तो और उसके बाद में दी हुई है यहाँ पे मुग़ल प्रशासन। तो मुग़ल प्रशासन में दोस्तों ये आएगा कि मुग़ल काल में मतलब क्या, किस तरह की राज व्यवस्था थी, किस तरह की धार्मिक नीतियाँ थी, ये सब यहाँ पे पूछे जाएंगे, है ना। उसमें कहीं भी मुग़ल साम्राज्य तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब मुग़ल का नाम दे ही दिया तो मुग़ल साम्राज्य अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें राजा ही नहीं पता होंगे मुग़ल साम्राज्य के, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से राजा ने क्या चलाया था। और मैं पढ़ा भी दूंगी तो आपके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मुग़ल राजपूत संबंध भी बाद में पढ़ेंगे और मुग़ल प्रशासन तो जैसे इसके बाद में अपन को पढ़ना ही है। इससे पहले अपन लोग पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य, और मुग़ल साम्राज्य में जितने भी राजा हुए हैं वो सारे हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मुग़ल साम्राज्य में हर एक राजा अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत बाबर ने, फिर हुमायूं ने, फिर अकबर, तो अपने आप में इतिहास को बदल के रखने वाला राजा था, है ना। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो वही आज हम शुरू में बाबर और हुमायूं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अकबर का हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि मुग़ल काल में से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना अकबर में से ही रहती है ना। तो अकबर का हम अलग चैप्टर बनाएंगे। आज हम पढ़ेंगे बाबर और हुमायूं। तो मुग़ल साम्राज्य दोस्तों शुरू कब हुआ? 1556 से 1705 तक शुरू हुआ 1556 में और ख़त्म होता है 1705 में, है ना। तो ये मुग़ल साम्राज्य का समय रहा है कि काल रहा है। शुरू करते हैं सबसे पहले बाबर 1526 से 1530। जितना शॉर्ट बन सकता है दोस्तों उतना शॉर्ट बनाने की कोशिश मैंने की है कि आपका टाइम ख़राब ना हो और आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, है ना। अब है बाबर 1526 से 1530। दोस्तों 4 ही साल भारत में, ये नहीं है कि उन्होंने 4 ही साल शासन किया, लेकिन भारत में उनके 4 ही साल बीते थे। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो इन 4 सालों का अध्ययन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर भी थोड़ी सी हिस्ट्री हम एक बार देख लेते हैं बाबर के समय की। जन्म ट्रांसक्सियाना की फरगना रियासत में बाबर का जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का शासक बना था। कहाँ का शासक बना था? फरगना में जन्म हुआ था। तो पिताजी मर गए थे इनके 11 वर्ष की आयु में, और 11 वर्ष की आयु में छोटे से उम्र में बाबर फरगना का शासक बन गया था। बाबर द्वारा दोस्तों यहाँ बाकी जो जिधर यहाँ जो फरगना और इनके जो आसपास के एरिया थे उनमें बाबर लगभग फेल हो गए थे, है ना। इनकी रियासत भी इनसे छीन ली गई थी और वहाँ पे ये किसी भी युद्ध में सफल नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने काबुल में अपना भाग्य आजमाया, है ना। और बाई चांस इन्हें काबुल में सफलता भी मिल गई, है ना। तो बाबर द्वारा 1504 में काबुल पर आक्रमण किया गया और यह आक्रमण में ये सफल रहे, मतलब काबुल पर इन्होंने विजय पा ली। विजय के उपलक्ष्य में 1507 में पातशाह की उपाधि इन्होंने धारण की, और पातशाह से पहले मिर्जा की उपाधि ये लोग इन्होंने धारण की थी, है ना। पातशाह से पहले बाबर मिर्ज़ा थे और जो काबुल विजय उन्होंने प्राप्त करी उसके बाद में उन्होंने पातशाह की उपाधि ली थी, मतलब ग्रहण की थी। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा, ठीक है। ये बाबर ने खुद ने लिखी थी। आत्मकथा दोस्तों खुद द्वारा ही लिखी जाती है ना, तो आत्मकथा ये बाबरनामा इन्होंने खुद ने लिखी थी। बाबर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें दोस्तों इनकी आत्मकथा से ही प्राप्त होती है ना। तो बाबरनामा से हमें बहुत सारी चीज़ों का उस समय का पता चला है। बाबरनामा में बाबर ने 5 मुस्लिम शासकों और केवल 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। हिंदुस्तान के जो शासक है उसमें 5 मुस्लिम शासक बताए हैं इन्होंने और 2 हिंदू शासक बताए हैं। हिंदू शासकों में तो केवल 2 ही शासकों का इन्होंने अपनी कथा में उल्लेख किया है,
वो है एक तो मेवाड़ के और एक विजयनगर के। और विजयनगर के राजा कृष्णदेव को इन्होंने शक्तिशाली राजा बताया है। तो मतलब एक तो ये हुआ कि कृष्णदेव एक तो बाबर के समकालीन हो गए, दूसरा ये हुआ कि कृष्णदेव का उल्लेख उन्होंने अपने राज्य में अपने मतलब आत्मकथा में किया है। और दूसरा कौन से हिंदू राजा का उल्लेख किया है? मेवाड़ के राजा का उन्होंने उल्लेख किया है। बाबर को भारत आने का निमंत्रण दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने दिया था। दोस्तों ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत आने का निमंत्रण किसने दिया था? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने। पानीपत की विजय से पूर्व बाबर का भारत पर 4 बार असफल आक्रमण हुआ था। ये नहीं है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने सफलता प्राप्त कर ली थी तो वह पहला आक्रमण था, नहीं। इससे पहले बाबर ने 4 बार भारत पे आक्रमण किया, चारों बार यह आक्रमण असफल रहा था, है ना। और ये 5वां आक्रमण था जब उन्होंने आक्रमण किया भारत पर और वो सफल हुआ। यह कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध है जिसने हमारे इतिहास को बदल के रख दिया, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद हमारे यहाँ पे भारत में मुगलों का आगमन हुआ था और राजपूतों का लगभग अंत हो गया था, है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, डेट आपको याद रखनी है क्योंकि युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21 अप्रैल 1526, है ना, 1526 को युद्ध हुआ था। यहीं से दोस्तों हिंदुस्तान में बाबर की हिस्ट्री शुरू होती है। 1526 से किस के बीच में हुआ था? बाबर और हमारे यहाँ पे दिल्ली पे अधिकार था उस समय लोधियों का, और लोधियों में कौन था? इब्राहिम लोधी। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था बाबर ने, है ना। तो उनके जीत के लिए कुछ कारण बताए जाते हैं। एक तो उन्होंने तुलुगमा और उस्मानी पद्धति का युद्ध में उपयोग किया था। दोस्तों तुलुगमा और उस्मानी पद्धति वो लोग मतलब विदेश से सीख के आए थे। तुलुगमा पद्धति मतलब 2 गाड़ियाँ लगा देते थे, जैसे रथ होते थे उस टाइम पे, तो 2 रथ लगा दिए जाते थे और उनके बीच में तोपें लगा दी जाती थी और फिर उन तोपों से सामने वाली सेना पे क्या किया जाता था? आक्रमण किया जाता था। तो क्या होता था? रथ होते थे, उनसे तो सामने वाली सेना अगर बंदूक वगैरह चला रही है तो रथ होते थे, उनसे तो स्वयं के सैनिकों की रक्षा हो जाती थी और तोपों के द्वारा एक साथ ही उनके बहुत सारे सैनिकों का विनाश हो जाता था। तो ये इब्राहिम लोधी और के पास में ना तो उस टाइम पे तोपें थी, है ना, और ना ही ये पद्धति के बारे में उन्हें हल्का भी नॉलेज था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसलिए इब्राहिम लोधी के पास सेना तो बहुत सारी थी और वे, लेकिन फिर भी दिल्ली सल्तनत का सम्राट होने के बाद भी इब्राहिम लोधी एक विदेशी से हार गया था, क्योंकि बाबर ने युद्ध के लिए बहुत ही शानदार पद्धति अपनाई थी, वह थी तुलुगमा पद्धति। और इनके 2 मुख्य तोपची थे बाबर के, कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है इसलिए यहाँ पे दिया है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, है ना। ये हर युद्ध में बाबर के साथ रहते थे और ये जो तोपची थे दोस्तों, इन्हें तोप चलाने का इतना शानदार नॉलेज था, इन्हीं ने ही तुलुगमा पद्धति अपनाई थी और इनकी वजह से यूँ सोच लेते हैं कि अपन पानीपत का युद्ध बाबर जीत पाए थे। युद्ध में विजय के पश्चात कलंदर की उपाधि इन्होंने धारण की थी, है ना। कलंदर की उपाधि धारण करने का मतलब होता है अपने साम्राज्य में जाकर उन्होंने दोस्तों हर एक व्यक्ति को सोने का सिक्का बांटा था। उससे पहले क्या था कि बाबर बहुत जगह से हार रहा था, है ना। हारने के बाद क्या होता था कि जब एक राजा हारने लगता है तो फिर उसका जो धन होता है वो भी खत्म होने लगता है और एक राजा ही गरीबी में जीवन जीने लगता है। लेकिन जैसे ही पानीपत का युद्ध उन्होंने जीता तो पूरी दिल्ली सल्तनत अधिकार में आ गई, मतलब पूरा भारत उनके अधिकार में आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि अब धन की कमी नहीं रही, तो उन्होंने हर एक अपने साम्राज्य के व्यक्ति को एक एक सोने का सिक्का बांटा था, जिस कारण से उन्होंने कलंदर की उपाधि, इसके पश्चात उन्होंने कलंदर की उपाधि, कलंदर मतलब दानवीर को बोलते हैं कलंदर, है ना, जो बहुत ज़्यादा दान देता है, इसकी उपाधि ली। और एक कोटेशन भी यहाँ पे उनका था कि अब काबुल के गरीबी वापस नहीं, है ना, मतलब काबुल में जो उन्होंने गरीबी झेली थी अब वो हमें वापस नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब दिल्ली हमारे अधिकार में आ गई, मतलब पूरा हिंदुस्तान हमारा हो गया है। अब दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को उन्होंने पानीपत का तो युद्ध जीत लिया। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद में हिंदुस्तान में दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति थी मेवाड़, है ना, क्योंकि मेवाड़ भी शक्तिशाली राजा उस समय था और इवन मेवाड़ में उस समय राणा सांगा थे और राणा सांगा का स्वयं का युद्ध दिल्ली सल्तनत से होता रहता था। दिल्ली सल्तनत भी राणा सांगा को रोकने में असफल रहती थी। तो अब बाबर के सामने क्या होगा? पूरे हिंदुस्तान पे अधिकार करने के लिए दूसरा जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा? मेवाड़, है ना। तो अगली लड़ाई उनकी हुई राणा सांगा से, मेवाड़ के शासक। तो दिल्ली के बाद में अगर मेवाड़
मेवाड़ पे विजय प्राप्त हो जाती है तो लगभग पूरा हिंदुस्तान कब्जे में हो जाएगा। तो मेवाड़ में उनका युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। आप सबने सुना है, हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें और डीपली इनका अध्ययन करेंगे। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, बाबर और राणा सांगा के बीच में, और इसमें भी बाबर विजयी हुआ। ठीक है, अब बाबर विजयी हुआ और बाबर ने फिर क्या ली, गाजी की उपाधि धारण करी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देखो पानीपत के युद्ध में विजय के पश्चात कलंदर की उपाधि ली, और जो सांगा के साथ खानवा का युद्ध हुआ उसमें विजय के उपरांत इन्होंने क्या ली, गाजी की उपाधि ली। ठीक है, अब इसको जीत लिया। इसके बाद में दोस्तों छोटे मोटे और युद्ध हुए जिनको बाबर जीतता गया और पूरे भारत पर लगभग अधिकार करता गया। 2 युद्ध अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की डेट भी याद रखनी है और इन दोनों के पश्चात ली गई उपाधियाँ भी याद रखनी है। चंदेरी का युद्ध हुआ 28 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच में, इसमें भी बाबर विजयी हो गया। फिर हुआ दोस्तों घाघरा का युद्ध, उस समय कुछ अफगान शासक भी अपने यहाँ पे थे। ये हुआ 1529 में। तो बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को अफगान की सेना ने परास्त किया था इसमें। तो ये इसमें मतलब घाघरा के युद्ध में भी दोस्तों बाबर की ही विजय हुई थी, मतलब बिहार बंगाल की संयुक्त सेना प्लस अफगान की सेना, है ना, इन तीनों की सेनाएं, और इसमें किसने, बाबर ने इनको परास्त किया था। ये है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई कि अफगानों को बाबर ने परास्त कर दिया था, आप इतना याद रखिएगा घाघरा के युद्ध में। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई आगरा में, है ना, क्योंकि मुगलों ने आगरा को ही मुख्य केंद्र अपना बनाया था, तो आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। बाद में काबुल में ले जाकर उन्हें दफनाया गया, क्योंकि काबुल ही उनका मेन था उधर जब तक बाबर थे, जब तक, है ना। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा बोल सकते हैं या फिर तुजुक ए बाबरी भी से बोल सकते हैं। और मुबैयान नामक पद शैली का इन्होंने विकास किया था। दोस्तों एक पद शैली होती है, मतलब कविताएं लिखनी, पद मतलब कविताएं होती है, उसकी एक शैली बनाई उन्होंने मुबैयान, है ना। तो ये एक शासक द्वारा निर्मित शैली है, बहुतों बार पूछ ली जाती है कि मुबैयान शैली का विकास किसने किया था, तो बाबर ने किया था। तो ये दोस्तों जो 4 युद्ध मैंने बताए हैं, ये यहाँ पे क्यों बताए हैं, कि इसलिए बताए हैं कि कई बार इन युद्धों का क्रम ही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से शुरू से अंतिम तक का क्रम चाहिए। तो पहला बाबर का युद्ध हुआ वो हुआ पानीपत का युद्ध, है ना। दूसरा बाबर का युद्ध हुआ वो हुआ खानवा का युद्ध। पहला पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का, और चौथा हुआ घाघरा का युद्ध, है ना। तो पहला पानीपत का 1526 में, ठीक है, खानवा का 1527 में, और ये 1528 में, और चंदेरी का 1528 में, और घाघरा का 1529 में। इसलिए मैंने आपको ये चारों युद्ध बताए हैं कि बाबर के जीवन काल के भारत में आने के पश्चात ये 4 युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट थे, और बहुतों बार इनको मतलब ऊपर से नीचे, पहले से अंतिम या फिर अंतिम से प्रथम की तरफ जचवा लिया जाता है एग्ज़ाम में। इसलिए बताया है कि मैं आपको इसलिए पढ़ाती हूँ कि एग्ज़ाम पेपर चाहे कितना ही टफ बनाया जाए, आपको दिक्कत ना आए सॉल्व करने में, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको मुगल प्रशासन भी पढ़ा सकती थी, पर मेरा लक्ष्य यही है कि जो भी चीज़ अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनमें से अगर कुछ आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और इनसे बाहर कुछ आता है तो हम छेड़ेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों इतना भी होता है जितना हम पढ़ते हैं ना, अगर वो हमारे दिमाग में शानदार तरीके से रटा हुआ मतलब कंठस्थ होना, तो उसमें से हम इजीली पास हो सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि हम 50 किताबें पढ़ रहे हैं और हर एक किताब का कुछ भाग पढ़ते जा रहे हैं फिर रखते जा रहे हैं, तो क्या होता है हमें मतलब अच्छी तरह से याद कुछ भी नहीं होता है। इससे अच्छा है कि चाहे हम एक कोचिंग में जहाँ पे हम कोचिंग कर रहे हैं उसके नोट्स पढ़ लें, लेकिन इतना होना चाहिए कि उस नोट्स में से अगर कुछ आएगा तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना। उससे बाहर हम मतलब उसके अंदर का कुछ गलत नहीं करेंगे और उसके बाहर का हम टच भी नहीं करेंगे। तो इतना ज़रूर होता है कि आप अगर किसी भी चीज़ को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ना केवल उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे बल्कि उसके अगल बगल की चीज़ें भी, आपका नॉलेज पावर इतना स्टेबल हो जाता है कि उसके आसपास की चीज़ें भी आप अपने दिमाग के ज्ञान से सही कर देते हैं, है ना। तो जो भी चीज़ आप पढ़े पूरे ध्यान से पढ़े ताकि उसमें से आपका कभी भी कुछ गलत ना हो। तो एक बार फिर से बाबर देख लेते हैं। ट्रांसक्सियाना की फरगना रियासत में जन्म हुआ। 11 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठे। 1507 में 4 में काबुल पे आक्रमण करके 1507 में पातशाह की
उपाधि प्राप्त की। अपनी कथा आत्मकथा लिखी तुजु के बाबरी या फिर बाबरनामा। हिंदुस्तान में 2 हिंदू शासकों का इन्होंने अपनी बाबरनामा में उल्लेख किया है, एक कृष्णदेव राय और मेवाड़ के राणा सांगा। दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने इनको आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। 4 बार असफल होने के बाद 5वीं बार सफल आक्रमण करके पानीपत का युद्ध जीता 21 अप्रैल 1526 को। उसके बाद में कलंदर की उपाधि ली, तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। फिर 1527 में युद्ध करके राणा सांगा को परास्त किया। फिर 28 में चंदेरी का युद्ध लड़ा और 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई। पहले इन्हें आगरा में दफना दिया गया, बाद में इनकी डेड बॉडी निकाल कर काबुल में ले जाकर इन्हें दफनाया गया और मुबैयान नामक वैद्यशाली का इन्होंने विकास किया था। इसके बाद दोस्तों हुमायूं 1530 से 1556। देखो बाबर के तो 4 ही साल रहे हैं लेकिन कितना कुछ जीता उन्होंने कर दिया। अब आप देखना हुमायूं की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं और हुमायूं ने कैसे क्या किया वो हम देखते हैं। 1530 से 40, 40 से 50 और 50 से 56, मतलब लगभग 26 साल का जीवन काल इनका भारत में रहा। तो इन्होंने कैसे क्या शासन किया देखते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद में 23 वर्षीय हुमायूं 1530 में हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा। जब बाबर की 23 वर्ष के थे और हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे। हुमायूं ने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया जो उसकी असफलता, यहाँ पे असफलता लिखा हुआ है, का प्रमुख कारण था। दोस्तों हुमायूं अपने जीवन में सफल शासक नहीं माना जाता है, उन्हें असफल शासक के रूप में ही मुगल शासकों में देखा जाता है। तो उनकी असफलता का सबसे प्रमुख कारण कि बाबर के 4 पुत्र थे दोस्तों, उनमें एक था हुमायूं, है ना। अब हुमायूं को बाबर ने गद्दी सौंपी थी लेकिन बाबर ने यह कहा था कि आप अपने भाइयों में, तीनों भाई जो बाकी बच्चे हैं उनमें शासन का विभाजन कर देना। और हुमायूं ने इनकी बात मानी भी और एकमात्र मुगल शासक हैं दोस्तों जिन्होंने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया। और हुमायूं ने बंटवारा कर भी दिया, है ना। 4 साम्राज्य के 4 भाग करके चारों भाइयों में बांट दिया। लेकिन हुआ क्या कि फिर यही भाई इनके दुश्मन बन गए और अन्य राजाओं से संधि, कोई राजपूत राजा से संधि कर रहा है, कोई किससे संधि कर रहा है, हुमायूं पे ही आक्रमण करने लगे। तो शुरू के कितने वर्ष तो दोस्तों हुमायूं को अपने भाइयों से निपटने में ही लग गए थे, है ना। तो ये हुमायूं की असफलता का प्रमुख कारण माना जाता है, लेकिन उतना डीप हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। हुमायूं ने 1531 में कालिंजर पे आक्रमण किया परंतु वह असफल रहा। एक आक्रमण कालिंजर पे हुआ परंतु असफल रहा। 1532 में हुमायूं का अफगानों से संघर्ष हुआ जिसमें वह सफल हुआ। दोस्तों हुमायूं के टाइम पे अफगान बड़े शक्तिशाली हो गए थे, है ना। लेकिन हुमायूं ने जब सबसे पहले इनका संघर्ष हुआ उसमें वह सफल हो गए, ठीक है। 1532 में चुनार के किले पे आक्रमण करके अफगान नायक शेर खां को परास्त कर दिया, है ना। अब दोस्तों 1532 में चुनार के किले में ये शेर खां वही शेरशाह सूरी है जो आगे चलकर शेरशाह सूरी के नाम से गद्दी पे बैठेंगे, लेकिन अभी तक इसका नाम शेर खां है ना, वही है। इनके 1532 में अफगानों से संघर्ष करके इसे ही हराया था, है ना। फिर इसके चुनार के किले पे आक्रमण करके इसे फिर से हराया। लेकिन फिर समय बदला और 29 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? इसी शेर खां और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया। कब? 1539 में। फिर 40 को बिलग्राम का युद्ध हुआ, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध या फिर इसे कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ और उसमें हुमायूं पराजित हो गया। और अब की बार हुमायूं ने भारत की सल्तनत खो दी दिल्ली पे। बिलग्राम के युद्ध के बाद में दिल्ली पे शेरशाह का अधिकार हो गया, है ना, ठीक है। अब यहाँ से हुमायूं की हुमायूं की जो राजगद्दी थी वो छीन ली गई और हुमायूं अब भागता फिर रहा था, ठीक है। तो कौन से 2 युद्ध हुए? 2 मेन हैं, एक तो चौसा का युद्ध और एक बिलग्राम का युद्ध। अभी तक ये 2 युद्ध आए, दोनों शेरशाह सूरी और शेर खां बोल दो अभी तक। ये जो चौसा का युद्ध हुआ है इसमें हुमायूं जब पराजित हुआ तब शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि ली थी, क्योंकि अगले में मैंने क्या लिखा है, शेरशाह, है ना। तो इसमें जब हुमायूं को इसने पराजित कर दिया तो फिर उन्होंने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की और उस नाम से वो दिल्ली सल्तनत पे बैठे थे, ठीक है। तो 2 युद्ध हुए, एक तो चौसा का युद्ध और एक बिलग्राम का युद्ध, है ना। और बिलग्राम का युद्ध अंतिम एक 1539 में हुआ, एक 1540 में हुआ। बिलग्राम का युद्ध अंतिम युद्ध था और इसमें हुमायूं से दिल्ली की राजगद्दी छीन ली गई। अब हिंदुस्तान अफगानों के हाथ में आ गया। जो ये शेर खां था ये अफगान था और हुमायूं भारत छोड़कर चला गया, ठीक है। अब ये जो शेरशाह सूरी थे दोस्तों ये भी महान शासक रहे हैं। 1540 से लगभग 1555 तक इन्होंने भारत पे शासन किया था और फिर इनकी किसी युद्ध में तोप चलाते हुए स्वयं
के द्वारा ही मृत्यु हो गई थी शेरशाह की। लेकिन शानदार शासन इनका माना जाता है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे सुधार किए थे जो मतलब बाद में मुगल शासकों ने, अकबर ने इनके द्वारा जो शेरशाह सूरी द्वारा किए गए भू सुधार और आर्थिक सुधार थे वो अपनाए थे, है ना। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है इतना, तो हम यहाँ पे इतना नहीं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। 1541 में 40 में युद्ध हार गए थे और 41 में निर्वसन काल में हुमायूं ने आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बेगम से विवाह किया और जिनसे कालांतर में अकबर का जन्म हुआ। तो जो दोस्तों अकबर की माँ थी वो हिंदू थे, मीर अली उनकी पुत्री थी, है ना। तो ऑब्वियसली मतलब बहुत ही अच्छे इंसान की पुत्री थी, इसलिए इनकी कोख से इतने महान शासक का बाद में जन्म हुआ। ठीक है। अब 1545 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः काबुल और कंधार पे, अब कई सालों तक तो हुमायूं भटकते रहे, 40 से 45 में उन्होंने फिर से सेना वगैरह इकट्ठा करके संधि वगैरह करके काबुल जीत लिया और कंधार जीत लिया, है ना। अब काबुल और कंधार जीतने के बाद में कुछ शक्ति हुमायूं के हाथ में आ गई, ठीक है। और 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ और इसमें मुगलों, यह किसके बीच हुआ, मुगलों और अफगान की सेना के बीच में। अब शेरशाह सूरी मर चुका था और उसकी जगह सिकंदर सूरी शासन राजगद्दी पर बैठ चुका था और सिकंदर सूरी को अब क्या किया, हुमायूं ने हरा दिया। और फिर से क्या हुआ कि 1555 में हुमायूं एक बार फिर दिल्ली का शासक बना। अब अफगान पराजित तथा 23 जुलाई 1955 लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे 1555 है। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। अब क्या हुआ दोस्तों, जो हुमायूं 1540 बिलग्राम के युद्ध में यहाँ से पराजित होकर चला गया था, 15 वर्ष बाद उसने फिर भारत में एंट्री करी और सरहिंद के युद्ध में उसने सिकंदर सूरी को हराया और फिर से दिल्ली की सल्तनत मुगलों के हाथ में अब आ गई। 23 जुलाई 1555 का वह दिन था जिस दिन फिर से हुमायूं दिल्ली की गद्दी पे बैठा। लेकिन दोस्तों हुमायूं की लाइफ में सुख लिखा ही नहीं था। 1556 में ही दीनपनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। अब आप ही सोचो कि जिस बंदे ने इतना संघर्ष किया है, शुरू में उनके भाइयों ने उनसे खूब युद्ध किया, उसके बाद में कई तरह के युद्ध उनसे हुए, फिर अफगानों ने उन पे लगातार आक्रमण किए, कई बार अफगानों को उन्होंने परास्त किया, लेकिन एक बार उन गलती से हार गए और उसके बाद में अगला युद्ध भी वो हार गए, जो थे चौसा और बिलग्राम का युद्ध, और दिल्ली की सल्तनत खो दी। फिर उन्होंने 5-6 साल का निर्वसन काल काटा, फिर उन्होंने 5 साल बाद में काबुल जीता और काबुल जीतने के फिर 10 साल बाद में पुनः भारत पे आक्रमण किया और भारत पे आक्रमण करके पुनः उन्होंने दिल्ली हासिल की, है ना। लेकिन उसके अगले साल क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। वो भी मृत्यु भी कितनी, कैसे, सीढ़ियों से गिरकर एक शासक की मृत्यु हो जाती है, अपने आप में सोचने वाली बात है ना। लेनपूल एक लेखक है, उन्होंने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी, है ना। तो ये हुमायूं के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा, कभी गद्दी ने संभली उनसे, है ना, और फिर अंत में लड़खड़ाते हुए ही उन्होंने अपनी जान दे दी। एक चीज़ हुमायूं के बारे में एक और इम्पोर्टेंट है कि हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करते थे और एक सप्ताह में 7 रंग के कपड़े वो पहनते थे, है ना। इस तरह से ज्योतिष विद्या में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। ये थी दोस्तों हुमायूं की हिस्ट्री। तो उम्मीद है कि मेरे बोलने से ही आपको याद हो गई होगी कि 23 वर्ष में क्या राजगद्दी पे बैठे, है ना। हुमायूं का अपने भाइयों में साम्राज्य विभाजन कर दिया, भाइयों ने उनसे बहुत लड़ाइयाँ करी, लेकिन लास्ट में उनको दबा दिया। 31 में कालिंजर का युद्ध लड़ा जिसमें असफल हो गए। 32 में उन्होंने अफगानों को किया, है ना। 32 में चुनार के किले पर विजय प्राप्त करके शेर खां को परास्त किया। फिर 39 में चौसा का युद्ध हुआ शेर खां और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं परास्त हो गया। फिर 1540 में हुमायूं ने फिर से युद्ध किया शेरशाह से, लेकिन इस बार फिर हुमायूं परास्त हो गया और दिल्ली उसके हाथ से चली गई। अब हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। 41 में उन्होंने आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बेगम से विवाह किया, जिसकी कोख से कालांतर में अकबर जैसे महान शासक का जन्म हुआ। फिर 45 में पुनः हुमायूं ने काबुल और कंधार जीत लिया और 1555 में पुनः भारत लौटे, सरहिंद का युद्ध किया। इस समय शेरशाह सूरी मर चुका था, सिकंदर सूरी आ चुका था। सिकंदर सूरी को मुगलों ने हरा दिया, हुमायूं ने हरा दिया और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर से गद्दी पे बैठे, लेकिन 1556 में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे दोस्तों बाबर और हुमायूं। उम्मीद है आपको कि मुख्य ज़बानी आपको याद हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, फिर भी कोई कमी अगर लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करने का ऑप्शन भी आपके पास है, उसका रीज़न ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।